कर रहे थे अध्याय 1, 2, 3 कक्षा 10th के तीन अध्याय एक साथ पूछेंगे आपको। क्या आप तैयार हैं? और जैसा भी क्वेश्चन पूछेगा कैसा और भाई वही रहा। ठीक है चलो अब बताओ रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बना। ये संयोजन का प्रकार है। रासायनिक अभिक्रिया वो जिसमें नए पदार्थों का निर्माण होता है। नए पदार्थ। दूसरा बताओ रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक और उत्पादों को संकेत में लिखना रासायनिक समीकरण। रासायनिक संकेत में लिखना वर्ड भूल गया, ठीक है ना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों की परमाणु संख्या बराबर होनी चाहिए दोनों तरफ, इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। कैमरे को देख के बताना। अब बताओ रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार जो है ना, यहाँ बताओ वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम लेवल को साफ क्यों किया जाता है? सर वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम लेवल को इसलिए साफ किया जाता है क्योंकि उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर परत जम जाती है, इसलिए उसे पहले साफ करना पड़ता है और फिर उसे जिसकी वजह से क्यों इससे क्या होता है? जिससे वो जलते समय पूरी तरह वायु के संपर्क में रहे। पूरी तरह वायु। और बताओ रासायनिक समीकरण को संतुलित कर लोगे? अगर मैं यहाँ दे दूँ आपको बोर्ड पर, ठीक है देखिए। अब बताओ संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाओ। जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में C+O2 = CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाओ। सर एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाए तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण बताओ। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड हुई तो Mg+O2 जिसमें टूटती है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड को थोड़ा अलग करना मुश्किल सा होता है, ठीक है ना। तो सर आगे बताओ कैल्शियम ये भी तो थे इसमें। अगला बताओ विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? सर जब किसी अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर दे तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सर आयरन और कॉपर सल्फेट, अगर रिजल्ट में आयरन ज़्यादा अभी क्रियाशील होगा तो कॉपर सल्फेट को उसमें विस्थापित कर देगा, जिससे कॉपर अलग हो जाएगा और आयरन सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा। अब बताओ द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन का दूसरा नाम? सर द्विविस्थापन का दूसरा नाम अवक्षेपण अभिक्रिया होता है। विस्थापन का दूसरा नाम? थर्मेट अभिक्रिया। उपचयन एवं अपचयन को समझाइए। सर जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का ह्रास होता है तो वो उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। और अपचयन सर जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास और हाइड्रोजन का योग होता है तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? सर जिस अभिक्रिया में उपचयन एवं अपचयन दोनों अभिक्रिया एक साथ हो तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। विकृत गंधता से आप क्या समझते हैं? विकृत गंधता तो जब हम वसायुक्त तेलीय खाद्य पदार्थ को खुले वायु में छोड़ देते हैं तो सर वो उससे ऑक्सीकृत होकर स्वाद में उसके अंतर आ जाता है और उसके गंध में अंतर आ जाता है, उसे सर विकृत गंधता कहते हैं, या फिर उसे खाना को वासना भी कहते हैं। श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं? श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे पेट को पाचन करने में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, इसलिए सर श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। और इसमें ऊष्मा निकलती भी है साथ साथ। प्रकाशीय वियोजन क्या है? सर प्रकाश के द्वारा किया गया वियोजन ही प्रकाश वियोजन, जैसे सूर्य के प्रकाश में। एग्जाम्पल याद है? सर नहीं एग्जाम्पल नहीं। सिल्वर क्लोराइड को प्रकाश में रखते हैं, सिल्वर अलग क्लोराइड अलग होता है। सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखते हैं? सोडियम को मिट्टी के तेल में इसलिए रखते हैं क्योंकि सर ये अधिक क्रियाशील
धातु है, इसमें अगर बाहर निकाला जाता है तो सर ये ऑक्सीजन से क्रिया करके ये आग पकड़ लेती है जल्दी। सोडियम और पोटेशियम दोनों ही अधिक क्रियाशील है। अम्ल किसे कहते हैं? सर अम्ल अम्ल वह होते हैं जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं और ये स्वाद में खट्टे होते हैं और इनका pH मान 7 से कम होता है। अम्ल और क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया कैसे करें, क्या बनेगा? सर अम्ल और क्षार धातु के साथ अभिक्रिया करेंगे तो लवण बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस छोड़ेंगे। कोई एग्जांपल बताओ इसके? तो जैसे HCl+ Fe। अम्ल और क्षारक परस्पर आपस में क्रिया करें तो? वो सर जल बनाते हैं। अम्ल क्षारक आपस में क्रिया करके लवण और जल बनाएंगे। अम्लों के साथ अम्ल या धात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करें तो क्या बनेगा? सर अम्ल धात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करेंगे तो लवण और जल बनाएंगे। एग्जांपल लिख पाओगे इसकी? बना दोगे? सर एग्जांपल अभी बोर्ड पे लिख लोगे? सर हाँ सर बोर्ड पे लिख सकते। ट्राई करेंगे बोर्ड पे यार। अच्छा, अम्ल कितना प्रबल है और कितना कमजोर है? वीक, दुर्बल। इसको ये किसके आधार पर हम कहेंगे अम्ल इतना है? सर अगर अम्ल का pH मान 4 से नीचे है तो वो सर प्रबल अम्ल है, और अगर 4 से नीचे 7 तक है तो वो सर दुर्बल अम्ल है। 4 से ऊपर? 4 से 7 तक। 4 से। प्रबल का मतलब स्ट्रॉन्ग होगा, दुर्बल का मतलब? दुर्बल मतलब कम जिसमें कम मात्रा हो। बताओ ये पीएच मान क्या होता है इसके, मतलब क्या है पीएच? सर pH मान सर अम्ल या क्षारक में उसकी मात्रा को दर्शाता है कि कितना उसमें अम्ल है कि उसमें क्षारक है। इसलिए सर pH स्केल होती है जिसे विकसित किया गया है अम्ल या क्षारक की मात्रा को जांचने के लिए। तो अम्ल की हम जैसे पीएच स्केल को हमने डाल दिया किसी पदार्थ में, अब वो बता रहा है पीएच मान 7 है, या तो उसमें बता, इससे हमें क्या पता पड़ता? सर pH मान 7 है तो उससे पता पड़ता है कि वो उदासीन है, क्योंकि वो बीच में है, क्योंकि एक pH स्केल में 14 जो संख्या होती है। अगर हमने किसी विलयन में फिर डाल दिया तो उसका पीएच मान आ रहा है 8, तो उससे कैसा पता पड़ेगा ये अम्ल क्षार क्या है ये? सर क्योंकि सर 7 से नीचे जो 14 तक है वहाँ पे सर क्षारीय होता है, और 7 से नीचे ऊपर होता है 7 से उल्टा 1 तो अम्लीय होता है, और बीच में 7 हो तो उदासीन हो जाता है। 7 से ज्यादा होगा तो क्षारीय, 7 से कम होगा तो चलो दैनिक जीवन में हमारा पीएच का क्या इम्पोर्टेंस है? व्हाट्स इम्पोर्टेंस डेली लाइफ? दैनिक जीवन में हमारे pH स्केल के महत्व है। जैसे हमारा शरीर 5 से 5.5 pH मान के बीच में कार्य करता है। वर्षा के जल का pH मान भी 5.6 से कम होने पर वह अम्लीय वर्षा घोषित कर दी जाती है, और किसान भी मिट्टी के pH मान के अनुसार उसमें खाद देता है। तो सर ऐसे कई हमारे दैनिक जीवन में कई इस्तेमाल है pH मान। तो अगर किसी का पीएच मान 1.2 है तो कैसा अम्ल है, दुर्बल है या प्रबल है? सर वो दुर्बल है। दुर्बल? नहीं सर प्रबल है। प्रबल है। प्रबल का मतलब? सर स्ट्रॉन्ग अम्ल, ज़्यादा उसमें मात्रा। अब बताओ आप, क्या आपको ये याद है कौन सा अम्ल किसमें पाया जाता है? हाँ सर थोड़ा तो है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्सैलिक एसिड। चीनी के टैंक में? सर मेथेनॉइड। नेटल का टैंक? मेथेनॉइड। नींबू में? सिट्रिक एसिड। खट्टा दूध दही वगैरह इनमें लैक्टिक होता है। लैक्टिक अम्ल होता है। संतरा में कौन सा अम्ल है? संतरा में सर एसिटिक सिट्रिक है। सिरका में कौन सा होता है? एसिटिक है सर, सिरका में एसिटिक है। इमली में कौन सा होता है? इमली में टार्ट्रिक होएगा। तो मैंने इसकी याद करवाने की ट्रिक बताई थी, वो याद नहीं हो? कैसे याद करवाई? इससे सर नहीं सर। अब यहाँ से आप बताओ, ये आपको याद है क्लोरो क्षार प्रक्रिया क्या है? क्लोरो क्षार प्रक्रिया ये सोडियम हाइड्रोक्साइड आ सकती है पेपर में। सोडियम क्लोराइड को जल में मिलाने पर उसमें से सर हम इसे पढ़ने का प्रयास करेंगे। क्लोरो क्षार प्रक्रिया को याद रखते हैं। ब्रेंजेक चूर्ण याद है? तो ब्रेंजेक चूर्ण के बारे में आप क्या लिखेंगे अगर क्वेश्चन बनता है यहाँ से? सर जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन गैस में प्रवाहित करते हैं तो हमें ब्रेंजेक चूर्ण प्राप्त होता है, और इसका सर रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। इसका उपयोग क्या है? सर इसके उपयोग पानी में कीटाणु भगाने में, रसायनों में और कई उपयोग है सर इसके।
इसके उपयोगों को एक तरफ से पूरे पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। पीने के जल के जीवाणु को मुक्त करने में, रसायनों में उपचार के रूप में, और वस्त्र उद्योग में, कागज फैक्ट्रियों में। हाँ सर, ब्लीच जैसे कपड़ों। बेकिंग सोडा क्या है, इसे जानते हैं? हाँ सर। क्या होता है पता है? जब अमोनिया को सोडियम क्लोराइड तथा CO2 तथा जल के साथ विक्रिया करवाते हैं तब हमें बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। इसका उपयोग जैसे खाना पकाने में और बेकिंग पाउडर बनाने में और रसायनों में भी होता है। इसके बाद बेकिंग सोडा का उपयोग ठीक है बता दिया। धोने का सोडा जानते हैं क्या होता है? हाँ सर, जब बेकिंग सोडा का पूर्ण क्रिस्टलीकरण करते हैं तो हमें धोने का सोडा प्राप्त होता है, जिसे हम धावन सोडा भी कहते हैं। सर, इसका उपयोग घर की साफ सफाई में, कपड़े धोने में और रसायनों में। अब बताओ इसका लास्ट चैप्टर का क्वेश्चन है ये कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, क्या इसके बारे में बताओ। सर, जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो जल के अणुओं को छोड़कर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनाता है, जिसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं। सर, इसका रासायनिक सूत्र है कैल्शियम सल्फेट half H2O and plus half H2O is equal to calcium sulfate into 2H2O। क्या इसका उपयोग क्या करते हैं? सर, इसका उपयोग सर जैसे POP करने में और सर हड्डी को जोड़ने में। अब आप बताओ, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, हाँ, तो उसका पीएच मान क्या हो सकता है? सर उसका pH मान 7 से ज़्यादा होगा। लाल लिटमस को नीला कर रहा है, पीएच मान 7 से ज़्यादा होगा। सही है। अब बताओ, धातु और धातु वाला चैप्टर याद है? तो आघात वर्धनता किसे कहते हैं? आघात वर्धनता। सर, आघात वर्धनता अगर किसी धातु को पीट कर सर उसकी चादर से बनाई जाती है, यानी वो पीटने पे कुछ होता नहीं है, तो उसे सर उसकी आघात वर्धनता कहते हैं। अच्छा, अब ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई भी पदार्थ धातु है या अधातु? सर, धातु अधिकतर सर कठोर होती है। तो अधातु भी हो सकती है। नहीं सर, अधातु में हीरे को छोड़कर सारी अधातुएं कठोर नहीं होती हैं। धातुएं वे हैं जो प्लस, सर वो प्लस में होती है और अधातु माइनस में होती है। जैसे अभी एक ऑक्साइड वो हम ले वो धातुएं प्लस चार्ज होता है। प्लस चार्ज होता है। अब ये बताओ, धातु और अधातु का अंतर बता दोगे? हाँ सर, जैसे धातु सर अधिकतम कठोर होती है, जैसे सोडियम और पोटेशियम को छोड़ दें। अधातु सर कठोर नहीं होती है, हीरे को छोड़ दें। धातु समानतः सर चमकीली होती है, पर अधातु है चमकीली नहीं होती है, आयोडीन को छोड़ दें। और सर धातुओं को चादर के रूप में पीट कर सर बनाया जा सकता है, पर अधातु को पीट कर नहीं बनाया जा सकता। कैमरे में देख के बताइए। और सर धातुओं को तार के रूप में खींचा जा सकता है, पर इनको तार के रूप में नहीं खींचा जा सकता। तन्यता क्या है? आप बताओ, धातु ऑक्साइड को यदि हम एसिड से क्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा? तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। गलत, ऑक्साइड आ गया ना। नेक्स्ट क्या बनेगा तो बताओ। नहीं बता। सर ऑक्साइड जो ऑक्सीजन पानी को मानते हैं। पानी बनेगा। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं ये बताओ। जो हम वो धातु और अधातु दोनों से क्रिया करें, उभयधर्मी ऑक्साइड के। जो धातु ऑक्साइड, धातु और अधातु दोनों से क्रिया दोनों धातु ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड, तो धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करें। बेटा हो गया, तुम कर भी हो। ठीक है, अब आप बताओ, सबसे क्रियाशील धातु कौन सी होती है? पोटेशियम। आयनिक यौगिक किसे कहते हैं? आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिकों के गलनांक कुछ होते हैं, क्वथनांक भी उनके कुछ होते हैं, मतलब अधिक होते हैं। बनते किससे आयनिक यौगिक ये बताओ। क्या बताया आयनिक यौगिक? यौगिक नहीं पता। आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है ये पता है?
वर्जन किसे कहती है ये पता है? हाँ, सल्फाइड एश को वायु की उपस्थिति में सीमित ताप पर गर्म करने पर वो धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रक्रिया को वर्जन कहते हैं। और निस्तापन किसे कहती है ये पता है? कार्बन एश को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर वो धातुओं के ऑक्साइड में परिवर्तित होता है। लगभग सेम ऐसे है। एश कौन सा? आप बताओ, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार जब दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर हो तथा रासायनिक संख्या बराबर हो तो वह संतुलित रासायनिक समीकरण हो। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहती है? अम्ल और क्षार दोनों अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसे आप लोग अभिक्रिया किताब में तुम पढ़ते थे, जीवन की घर पढ़ के रहे सीरीज वगैरह एक बार सीरीज आपकी पढ़ ली, अगली बार किताब पढ़ के ना 4 पार्ट तक कंप्लीट करना होगा, ठीक है ना? मैं बोर्ड पे बनवाऊंगा क्वेश्चन आपसे, क्योंकि मेरा जो टारगेट होगा वो बैलेंस करवाऊंगा तुमसे मैं, और यौगिकों के नाम पूछूंगा मैं। कार्बन यौगिक के मैं कोई भी नाम बोल दूंगा, चाहे वो क्लास 12th का बना रहे, ठीक है? तो चलते हैं, अब लड़कियों से ट्रायल होगा, राइट? तो आप खड़े हो जाओ, कुछ खड़े हो जाओ, जल्दी माइक पकड़ो। आप बताओ, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण याद है? नहीं है? संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? चलो और बताओ, आप बताओ, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? हम तो समय से पहले निकल जाएगा वहाँ